मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें हिंदी विषय के व्याकरण संबंधी मुहावरे के बाद कुछ अन्य शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के विषय में बताना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, व्याकरण में तुम्हारे निबंध, अनसीन पैसेज और व्याकरण में मुख्य रूप से मुहावरे और वाक्य संशोधन आता है। तो वाक्य संशोधन का मतलब क्या होता है? वाक्य में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि या दोष होते हैं। उन त्रुटियों को हमें पहचान कर उसको सही करके हम पुनः जब वाक्य लिखते हैं तो उसे कहते हैं वाक्य संशोधन। जैसे गाय को काटकर चारा डालो। ध्यान देना, वाक्य मैंने कहा गाय को काटकर चारा डालो। अब यह वाक्य यदि हम सीधे पढ़ते हैं तो हमें गलती नहीं लगता है, गाय को काटकर चारा डालो। लेकिन यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो हमें इसमें दोष दिखाई देता है कि गाय को काटकर, गाय को हम काटेंगे, चारा डालेंगे। यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। गाय को नहीं काटना है, चारे को काटना है। चारे को काटकर गाय को डालो। तो इस तरह से गाय को चारा काट करके डालो, गाय को चारा काट करके डालो। यहाँ पे चारा को काट करके होगा, गाय को काट करके नहीं होगा। तो इस तरह से जो शुद्धि अशुद्धि हम देखते हैं उस हिसाब से अपने वाक्य को हम बनाते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे शुद्धि या अशुद्धि, क्योंकि वाक्य को शुद्ध करना है तो वाक्य में अशुद्धियों को खोजना पड़ेगा। तो किस तरह की अशुद्धियाँ होती हैं वाक्य में, आज हम थोड़ा इसके विषय में तुम्हें बताएंगे। जैसे है पाठ्यक्रम संबंधी नियम और नियम से संबंधित अशुद्धियाँ जो होती हैं उसके अंतर्गत लिंग की अशुद्धि होती है, वचन की अशुद्धि होती है, कारक की अशुद्धि होती है, पुनरुक्ति की अशुद्धि होती है, जिसे हम पुनरुक्ति कहते हैं। पुनरुक्ति का मतलब होता है, अभी आगे हम समझाते ही चलेंगे तुमको। पुनरुक्ति माने एक ही बात को यदि हम दो बार करते हैं तो उसे पुनरुक्ति दोष करते हैं। वाच्य की अशुद्धि होती है, संयुक्त क्रियाओं की अशुद्धि होती है, शब्दार्थ संबंधी अशुद्धि होती है, परसर्ग संबंधी या कारक संबंधी अशुद्धि होती है। तो यदि हम देखें तो अभिकारी और विकारी शब्दों शब्दी संबंधी अशुद्धि होती है। इसके अलावा अन्य भी अशुद्धियाँ होती है। तो अब हम थोड़ा सा इस पे अपना प्रकाश डालेंगे और आशा करते हैं कि तुम सभी प्रसन्न मन से और स्थिर मन से मेरे वाक्यों को सुनोगे और मेरे वाक्यों में दोष देखोगे क्या है, और फिर उस दोष का मैं निराकरण करूँगा, शुद्ध शब्द बताऊँगा। शुद्ध शब्द बना करके उसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम
कहते हैं कि उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो है अन्विति है, अन्विति। अन्विति का मतलब होता है कि यह वचन में हम अशुद्ध रूप से बोल रहे हैं। चरित्र हमारे नहीं होगा, हमारा होना चाहिए। तो हम इसको जब देखते हैं एक बार फिर से, उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। हमारे माने हम सभी के लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन हम सभी के लिए नहीं बोल सकते हैं, हम अपने लिए कर सकते हैं। तो हमारा जो शुद्ध वाक्य होगा, हम कहेंगे उत्तम चरित्र का निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारे लक्ष्य नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार सुन लो, उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, आप मेरे साथी हैं, अतः तुम मेरा साथ दीजिए। आप मेरे साथी हैं, अतः तुम मेरा साथ दीजिए। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक जगह आप शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात एक जगह हम उस व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं और दूसरी जगह कह रहे हैं अतः तुम मेरा साथ दीजिए। यहाँ पे अशुद्धि है, इसलिए हम बोलेंगे आप मेरे साथी हैं, अतः मेरा साथ दीजिए। आप मेरा साथी हैं, अतः साथ दीजिए। ध्यान देना, फिर से, आप मेरे साथी हैं, अतः तुम मेरा साथ दीजिए। इस गलत वाक्य को मैंने तुमको समझा ही दिया। आप और तुम शब्द का दोनों अलग अलग शब्द हैं और नहीं है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए हम इसे एक वाक्य में बोलेंगे, आप मेरा साथी हैं, न बोल करके बोलेंगे आप मेरे साथी हैं। ध्यान देना, आप मेरे साथी हैं, अतः मेरा साथ दीजिए। यह वाक्य शुद्ध वाक्य होगा। दूसरा है, उसका पुत्र और पुत्री विद्यालय गई हैं। उसका पुत्र और पुत्री विद्यालय गई हैं। अब यहाँ पे पुत्र है और पुत्री दो हैं। ध्यान देना, यहाँ पे संज्ञा में बहुवचन है। संज्ञा में बहुवचन है, पुत्र और पुत्री। पुत्र संज्ञा है और जानते हो पुत्री भी संज्ञा है, जिसे हम कॉमन नाउन करते हैं, जातिवाचक संज्ञा करते हैं, पुत्र और पुत्री। और यहाँ पे क्रिया में देख रहे हो कि विद्यालय गई हैं, तो गई है, यह जो है बहुवचन के साथ में और स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। तो हमारा शुद्ध वाक्य होगा, उसका पुत्र और पुत्री, उसका पुत्र और पुत्री विद्यालय गए हैं। क्योंकि दो बच्चे हैं, इसलिए गई है नहीं होगा, गए हैं होगा। अब नेक्स्ट, मैं, तुम और वह पिकनिक पर चलेंगे। मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह पिकनिक पर चलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, अशुद्धि क्या है? मैं शब्द को पहले बोल दिया है, तो हम संबोधन कर रहे हैं किसी को, तो बोलेंगे तुम, वह और मैं पिकनिक पर चलेंगे। तो वाक्य मेरा होगा तुम, क्योंकि मैं संबोधन कर रहा हूँ उसको पहले, तो तुम, वह और मैं पिकनिक पर चलेंगे। ये वाक्य हमारा शुद्ध हुआ। इसे हम अन्विति संबंधी संशोधन करते हैं। अब हम तुम्हें पदक्रम संबंधी अशुद्धि के विषय में बोलेंगे। पदक्रम संबंधी ध्यान देना, हमें रोज़ सब्जियां हरी खानी चाहिए। हमें रोज़ सब्जियां
हरी खानी चाहिए। अभी बोलोगे सर पद क्या है, पदक्रम क्या है? तो ध्यान देना, पद शब्द को ही कहते हैं। दोनों में अंतर खाली इतना है कि शब्द अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या ऐसे कह सकते हो दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस ल कल हुआ, क प्लस ल प्लस स कलश हुआ, स प्लस ल प्लस ग प्लस म शलगम हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि इन दो वर्णों के, तीन वर्णों के या चार वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है वही शब्द कहलाता है। अन्यथा वर्णों की आवृत्ति तुम जोड़ते जाओ और उसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए उसको शब्द हम नहीं कहेंगे। जैसे मान लो च प्लस क, च प्लस ल प्लस प, ऐसे तुम जोड़ते जाओ जिसका अर्थ न हो, या च प्लस प प्लस फ, च प फ ब, ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है। तो संक्षिप्त में ध्यान देना, दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वाक्य में उस शब्द को हम लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, क्रिया के आधार पे और कारक के आधार पे जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे ध्यान देना, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक शब्द है। अब इस मोहन को हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो देखेंगे मोहन संज्ञा है, और संज्ञा में भी देखेंगे तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल जिसको कहते हो, प्रॉपर नाउन जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन हो गया। तो संज्ञा की दृष्टि से तुमने इसकी पहचान किया कि मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लिंग के आधार पे देखेंगे तो मोहन बोलेंगे पुल्लिंग है। अब हम वचन के आधार पे, यदि हम व्याकरण में वचन के आधार पे मोहन शब्द के रूप को देखेंगे, स्वरूप को देखेंगे तो मोहन एक वचन है। तो ध्यान देना, जब हम वाक्य में किसी भी शब्द को व्याकरण की दृष्टि से उसकी विशेषता खोजने लगते हैं तो वह हमारा पद कहलाता है। तो अब हम पदक्रम संबंधी अशुद्धियों को तुम्हें बताने जा रहे हैं। ध्यान देना, हमें रोज़ सब्जियां हरी खानी चाहिए। अब यहाँ पे सब्जियां हरी खानी चाहिए, यह पदक्रम इसका गलत है। सब्जियां हरी नहीं खानी चाहिए, हरी सब्जी कहाँ खाना चाहिए? सब्जियां हरी नहीं खानी चाहिए बल्कि हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो हम वाक्य बोलेंगे, हमें रोज़ हरी सब्जियां खानी चाहिए। दूसरा वाक्य को देखो। अभी दूसरा वाक्य, गरम गाय का दूध पियो। गरम गाय का दूध पियो, यह वाक्य गलत है, पदक्रम सही नहीं है। गरम गाय का दूध नहीं होता है, गाय का गरम दूध पियो। गाय का गरम दूध पियो, न कि गरम गाय का दूध पियो। तो यहाँ गरम शब्द हुआ, गरम विशेषण है, गाय हमारा जो है संज्ञा है और यह जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो यदि हम दोनों का देखते हैं तो यहाँ पे पदक्रम में जो है गलत ढंग से प्रयोग किया गया है, इसलिए हम गरम गाय न बोल करके बोलेंगे गाय का गरम दूध पियो। नेक्स्ट नंबर ध्यान देना, एक फूल की माला दो। एक फूल की माला दो। एक फूल की माला, ध्यान देना, एक फूल की कोई माला नहीं होती है। यहाँ फूल शब्द को पहले कर दिया है, माला शब्द को बाद में किया है। अब हमको जब बोलना होगा तो हम फूल न कह करके बोलेंगे फूलों की एक माला दो।
फूलों की एक माला दो, यह वाक्य शुद्ध है, और एक फूल की माला दो, यह वाक्य अशुद्ध है। गाय का स्वास्थ्य वर्धक दूध नहीं होता। अब यहाँ पे ध्यान देना, वाक्य होगा गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। नहीं शब्द यहाँ पे गलत है, और स्वास्थ्यवर्धक दूध होता है। गाय का स्वास्थ्यवर्धक दूध होता है, स्वास्थ्यवर्धक दूध नहीं होगा। गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब बोलोगे स्वास्थ्यवर्धक क्या है, ध्यान देना। गाय का दूध तो जानते हो, दूध गाय का हो, दूध भैंस का हो, दूध बकरी का हो, दूध तो दूध ही है, लेकिन गाय का स्वास्थ्यवर्धक दूध होता है, यह वाक्य गलत है। बोलेंगे गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, अर्थात गाय का दूध जो होता है वह हमारे हेल्थ को बढ़ाता है, हेल्थ को ग्रोन अप करता है, तो इसे कहते हैं स्वास्थ्यवर्धक। एक और देख लो, मरने से वह अमर हो गया, मरने से वह अमर हो गया। अब यहाँ पे मरने से नहीं होगा, वह मर कर अमर हो गया। वाक्य ऐसे होना चाहिए, वह मर कर भी अमर हो गया, या वह मर कर अमर हो गया। लेकिन यह वाक्य मरने से वह अमर हो गया, यह वाक्य ठीक नहीं है, क्योंकि मरने से कोई अमर नहीं होता है। वह मर कर अमर हो गया, यह शब्द उन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है, ध्यान देना, साहित्य संगीत कला प्रवीण। जो व्यक्ति साहित्य में, संगीत में, कला में, देशभक्ति में, देश सेवा में, जन सेवा में, या लोकनायक जो होते हैं, जब वह या ऐसे व्यक्ति जब मरते हैं तो वह व्यक्ति मर कर के भी अमर हो जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें हम यह बताना चाहेंगे, जैसे हमारे कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, रहीमदास जी हैं, अन्य ऐसे अनेक कवि, साहित्यकार, नाटककार, प्रेमचंद उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। जब भी साहित्य में उपन्यास की बात आएगी तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बात आएगी, चाहे भले ही वह फटे हुए जूता क्यों न पहने हों, तो ऐसी बात हो आएगी। शहनाई वादन में यदि कभी भी बात होगी तो बिस्मिल्लाह खां की बात आएगी। ध्यान देना, एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू मंदिर पर, बालाजी मंदिर माने जहाँ बाबा विश्वनाथ जी मंदिर हैं, वहाँ पे आजीवन जो है अपना जो है शहनाई बजाते रहे हैं। और ऐसे महान व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अमर होते हैं, वे कभी मरने वाले नहीं होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, ऐसे लोग मरकर अमर हो गए हैं। तो मरने से कोई अमर नहीं होता है। यहाँ पे हम बोलेंगे वह मरकर अमर हो गया। ऐसे ही व्यक्ति जो होते हैं वह मर कर के अमर हो जाते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा तुमको समझा दिया कि अमर किसे कहते हैं। अमर उसे कहते हैं जो मर कर के भी याद किया जाता है, जो मरकर भी जैसे हम याद करते हैं। यहाँ मर कर के भी बात करता, शुद्ध में अशुद्ध में तुम भी मत चले जाना। यहाँ कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो लोकनायक था, साहित्यकार था, उपन्यासकार था, देशभक्त था, वह व्यक्ति जब मर गया तो वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। चाहे किसी भी रूप में हो, हम उसे सदा याद करते हैं, इसलिए वह व्यक्ति मर कर के भी अमर हो गया। तो इस तरह से अपने अच्छे कारनामों के कारण वह व्यक्ति सदैव पूजा जाता है। कबीरदास जी
या सूरदास जी जो मैंने बताया, मीराबाई, रहीमदास, प्रभु चैतन्य, लोकनायक तुलसीदास, 600 707 साल हो गए। ईसा मसीह, इन्होंने हजारों साल पहले की बात है, अपने कारनामों से, अपने लोकनायकता के कारण पूजे जाते हैं। आज भी ध्यान देना, जितना उनके जन्म पर उत्सव नहीं हुआ था, हम उससे ज़्यादा आज उत्सव मनाते हैं, उनको माला, फूल या श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी याद करते हैं। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान भाव, ऐसे नायक या कलाकार, कथाकार, उपन्यासकार व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहते हैं, फिर भी हमें हमेशा उन्हें याद करते हैं। तो ध्यान देना, इस तरह से वह व्यक्ति अमर हो जाता है। सब्जी हरी खानी चाहिए, ध्यान देना, फिर दूसरा बात आ गया, सब्जी हरी खानी चाहिए। पदक्रम मतलब वाक्य में जो शब्दों का क्रम है, इसे हम पदक्रम करते हैं, यह सही नहीं है। सब्जी हरी खानी चाहिए, वाक्य गलत है, तो शुद्ध इसका क्या होगा? हरी सब्जी खानी चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, यह वाक्य शुद्ध है। सब्जी हरी खानी चाहिए, वाक्य अशुद्ध है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ, ध्यान देना, पुनरुक्ति क्या होता है? संधि करेंगे तो पुनः प्लस उक्ति, जब हम एक ही बात को, एक ही शब्द को बार बार या दो बार कहते हैं या एक ही शब्द को दोहराते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से वह अशुद्ध माना जाता है। इसलिए हम उसे कहते हैं पुनरुक्ति दोष या पुनरुक्त की अशुद्धियाँ। जैसे ध्यान देना, एक वाक्य में पढ़ रहा हूँ, मैं इस बात को पुनः दोहराता हूँ, मैं इस बात को पुनः दोहराता हूँ। ध्यान देना, पुनः माने होता है फिर से, और दोहराने का मतलब होता है कि एक बार तुमने कुछ कहा और उसी को फिर कह रहे हो। तो ध्यान देना, यहाँ पे पुनः जो शब्द दे दिया गया है, पुनः माने फिर से, और वहाँ बोल रहे हो कि दोहराते हैं, यह गलत है। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूँ, यह बात न कह करके, यह वाक्य न कह करके मैं कहूँगा मैं इस बात को दोहराता हूँ, मैं इस बात को दोहराता हूँ। अर्थात यहाँ पे पुनः शब्द को हटा देंगे, क्योंकि पुनः का ही मतलब हो गया दोहराना। या तुम कह सकते हो मैं इस बात को पुनः कहता हूँ, मैं इस बात को पुनः कहता हूँ। अगर तुम कहता हो जोड़ते हो तो यह वाक्य इधर से सही हो जाएगा, तो वहाँ पे हम दोहराना हटा देंगे। लेकिन यदि हम पुनः को हटाते हैं तो कहेंगे मैं इस बात को दोहराता हूँ। दूसरा देखोगे और भी अच्छा सा सफल समझ में आ जाएगा। हम सकुशल पूर्वक हैं, हम सकुशल पूर्वक हैं। ध्यान देना, सकुशल, सकुशल का मतलब होता है कुशल से, सकुशल का मतलब होता है कुशल से या कुशल पूर्वक। तो इसलिए हम सकुशल पूर्वक हैं, यह वाक्य गलत है। इसका वाक्य होगा मैं सकुशल हूँ, मैं सकुशल हूँ। या बोलोगे हम सकुशल हैं, या बोलोगे मैं कुशल पूर्वक हूँ। सकुशल, यदि तुम सकुशल कहते हो तो बोलोगे मैं सकुशल हूँ। यदि बोलोगे हम तो बोलोगे हम सकुशल हैं। और यदि तुम सकुशल न बोल करके बोलोगे तो कहोगे मैं कुशल पूर्वक हूँ। सकुशल को ही कुशल पूर्वक कहते हैं, लेकिन तुम सकुशल पूर्वक एक साथ नहीं जोड़ोगे। यदि तुम ऐसा वाक्य लिखते हो तो यहाँ पे वाक्य में दोष पाया जाएगा। तो ध्यान देना, हम सकुशल पूर्वक हैं, इसे मैं बोलूँगा हम
सकुशल हैं। अब देखो, केवल 10 रुपये मात्र, केवल 10 रुपये मात्र। फर्स्ट वर्ड मेरा केवल है, लास्ट वर्ड मेरा मात्र है। व्याकरण की दृष्टि से केवल और मात्र दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए फर्स्ट में भी लगाना केवल, लास्ट में भी लगाना मात्र, ये गलत है। तो क्या होना चाहिए? केवल 10 रुपये। तुम बोलोगे, ध्यान से देखना, केवल 10 रुपये मात्र। इस वाक्य को यदि हम शुद्ध करेंगे तो बोलेंगे केवल 10 रुपये, या बोलोगे 10 रुपये मात्र, 10 रुपये मात्र। तो इस तरह से ध्यान देना, तुम्हारा यहाँ पे 10 रुपये मात्र, जैसा कि तुम जानते हो, जब बैंक में जाते हो तो भर्ती अपना फॉर्म जो फिलअप करते हो तो उसमें लिखते हो ओनली 10 रुपीज़, ओनली 10 रुपीज़ से ज़्यादा तो लिखो, और नहीं तो लिखो 10 रुपीज़ ओनली, चाहे फर्स्ट में लगाओ ओनली या लास्ट में लगाओ, लेकिन केवल 10 रुपये इतना भी लिख सकते हो, और नहीं तो लिखोगे 10 रुपये मात्र। तो मैं आज तुम लोगों को यहाँ पे पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के विषय में बताया। इसके आगे मैं दूसरे दिन तुम्हारा जो है इस प्रकार के वाक्यों में और क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं तो मैं बताऊंगा। आशा करता हूं कि तुम सभी मेरे इस वाक्य अशुद्धि को ध्यान से सुने होंगे और अपने मन में विचार किए होगे और कुछ तुम्हें समझ में आया है। तो ठीक है, मैं यहीं पे अब तुम सभी को धन्यवाद देते हुए अपना वाक्य संशोधन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।